सभी का लर्निंग क्लासेस की ओर से और उसके नाते मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के पहले पाठ प्रकाश का परावर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। विगत 4 भागों में आपने कुछ चीजें पढ़ रखी हैं। एक बार मैं उनका क्रमागत रूप से आपका परिचय करा दूं। प्रकाश पढ़ा आपने, प्रकाश के गुण पढ़े, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, जिनमें प्रकाश होगा दीप्त, जिनमें नहीं होगा, है ना, उन्हें क्या कहेंगे? अदीप्त। स्वयं का प्रकाश है तो दीप्त, स्वयं का प्रकाश नहीं है तो अदीप्त। प्रकाश पार हो गया तो पारदर्शी, पार हुआ लेकिन थोड़ा थोड़ा पार हुआ अल्प पारदर्शी, और बिल्कुल भी पार नहीं हुआ तो उसे कहते हैं हम लोग अपारदर्शी। तो प्रकाश पार हो जाएगा तो पारदर्शी वस्तु थोड़ा पार होगा, अल्प पारदर्शी वस्तु बिल्कुल भी पार नहीं होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, तो वस्तु का यह भी वर्गीकरण आपने पढ़ रखा है। प्रकाश जिससे प्राप्त होता है, प्रकाश जिससे प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। ठीक है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश किसके रूप में चलता है? किरणों के समूह के रूप में। प्रकाश किसके रूप में चलता है? किरणों के समूह के रूप में, और उसी किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश पुंज। अगर प्रकाश किरणों का समूह समानांतर है तो ऐसे प्रकाश पुंज को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अगर फैल रहा है, एक बिंदु से अन्य जगहों की ओर जा रहा है तो उसे कहते हैं अपसारी। फैलने का गुण है और जिसमें इकट्ठा करने का गुण होता है, ऐसे प्रकाश पुंज को हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। तो प्रकाश का यह जो भाग आप पिछली बार से पढ़ गए हैं, 3 बार में शायद चौथा यह है, तो उसमें आपने प्रकाश के बारे में छोटी मोटी जानकारी जो आपको छोटे लेवल पर, छोटे स्तर पर बताई जाती है, उनसे आप परिचित हो गए, है कि नहीं? तो प्रकाश के बारे में आपको क्लियर हो गया प्रकाश क्या है, उसके पास क्या क्या गुण हैं, और वह कैसे वस्तुओं को अलग अलग विभाजित कर देता है, उसके बारे में आपने पढ़ रखा है। कुछ नई चीजें हैं, समांतर प्रकाश पुंज, अपसारी, अभिसारी। समानांतर में समांतर रहती हैं, अपसारी में फैलाव होता है, अभिसारी में एकत्रीकरण होता है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर के मुख्य भाग। जो चैप्टर का नाम है, आज हम लोग उसी परिभाषा पर पहुंच ही गए। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, और हम लोग हेडिंग भी आज पढ़ेंगे परावर्तन। चलिए इसके बारे में आपको एक विचार देता है। जैसे ये 3 वस्तुएं लिखी हैं, क्या क्या लिखा है? पारदर्शी में क्या हो जा रहा है? पारदर्शी में क्या हो जा रहा है? प्रकाश पार हो जा रही है। ठीक। अल्प पारदर्शी में क्या हुआ? थोड़ा पार हुआ। अच्छा सोचिए कि प्रकाश आ रहा है, थोड़ा सा पार हो रहा है, बाकी कहाँ है? 100 रुपए आ रहा है, 100 रुपए जा रहा है तो पारदर्शी है। 100 रुपए आया तो, लेकिन गया 20 रुपए, 80 रुपए का हिसाब कौन देगा? वो कहाँ है 80% हिस्सा प्रकाश का? यह प्रश्न बनता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो बन जाएगा अपारदर्शी से। क्या? मान लीजिए ये कोई सतह है, मैं इसको दीवाल कह रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि यह दीवाल है, आपको मैंने कहा यह दीवाल है, ठीक है ना? अच्छा चलिए, अपारदर्शी की परिभाषा ध्यान रखिएगा, वहीं से क्वेश्चन उठेगा, वहीं से बात समझ में आने लगेगी कि अपारदर्शी किसे कह रहे थे? जिससे प्रकाश बिल्कुल भी पार नहीं होता है। मतलब प्रकाश
वैसे तो चलता है किरणों के समूह में मैं एक किरण लाऊंगा, और ध्यान रखिएगा अब प्रकाश के चैप्टर में किरणों का समूह नहीं चलेगा, एक किरण बहुत होगा तो 2 किरण चलेंगी बस, ठीक है ना। तो हम एक का अध्ययन कर लेंगे तो वही गुण सब में पाया जाएगा, वही उसके समूह में पाया जाएगा, वही पुंज में, वही गुण उसके स्रोत में होगा, ठीक है ना। चलिए, तो यह है मेरी दीवार। दीवार ही क्यों लिया? क्योंकि दीवार मैं मान रहा हूं कि ईंट की है और इसलिए वह अपारदर्शी है, प्रकाश को पार जाने नहीं देगी। अगर प्रकाश पार नहीं जा पाएगा तो प्रकाश कहां गया? कहां है प्रकाश? आया। जैसे मान लीजिए आपके घर चिट्ठी आए, ठीक है, आपके घर में कोई ना हो, किसी ने रिसीव नहीं किया, ठीक है, तो प्रश्न उठा कि मैंने पत्र भेजा था आपको, आपने पत्र लिया नहीं, तो वो पत्र कहाँ है? वो पत्र कहाँ गया? इस पर विचार तो होना ही चाहिए। तो लोगों ने विचार किया कि 2 चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है? तो 2 घटनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो कहा हो सकता है, मैं इसका उत्तर लिखूं अगर पहले पॉइंट में, तो मैं कहूं कि उसका अवशोषण हो गया, मतलब सोख लिया, दीवार ने प्रकाश को सोख लिया। एक जगह होती है ना, अंतरिक्ष में एक जगह होती है जिसे कहते हैं ब्लैक होल। होल माने छिद्र, ब्लैक माने काला, ठीक है। कितना बड़ा छिद्र होता है? बिंदुवत, बिंदु जैसा। वह बिंदु जैसा भी नहीं होता, बिंदु तो फिर भी दिख रहा है, वह ऐसी जगह जो दिख ही नहीं रही, उसी के सरीके कुछ है। खास बात क्या है? वह जो ब्लैक होल है, जो भी चीज है, उसमें प्रकाश जाता तो है, लेकिन वहां से प्रकाश वापस नहीं आता, ठीक है ना। मतलब यहां प्रकाश जाना होगा, प्रकाश जाएगा तो, लेकिन ब्लैक होल से प्रकाश वापस नहीं आता। ध्यान रहेगी बात, ठीक है ना। तो ब्लैक होल कैसी जगह है? ब्लैक होल ऐसी जगह जहां प्रकाश जाने की अनुमति है, आने की अनुमति नहीं है। समझिए मृत्यु का द्वार है, जा सकते हैं उस पार, लेकिन उस पार चले गए तो फिर इस पार आने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो पहला, अगर प्रकाश पार नहीं गया तो मैं कहता हूं उसका अवशोषण हो गया। दूसरे ने कहा नहीं, मैंने लौटते हुए देखा है ना। तो डाकिया क्या करे? आपको नहीं पाया तो किसी से भी सिग्नेचर करा के उस पत्र को कहीं भी कूड़ेदान की तरह, कूड़े की तरह फेंक दे, है ना। तो अगर कूड़े की तरफ फेंक दिया, वहीं पर कहीं हो गया, गुम हो गया, तो वह अवशोषण हुआ। किसी ने कहा नहीं, मैंने डाकिए को लौटते हुए देखा है, तो आप कहेंगे कि हाँ डाकिया लौटा होगा, तो वह जहां होगा वहीं पर आपका पत्र मिल जाएगा। तो प्रकाश पार नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि सतह कैसी है? अपारदर्शी। पार नहीं हुआ तो 2 चीजें, या तो इसने ग्रहण कर लिया, अवशोषित कर लिया। अगर अवशोषित नहीं किया है तब, अगर अवशोषित नहीं किया है तब क्या हुआ होगा? प्रकाश का लौटना हुआ होगा, और इसी लौटने को हम लोग कहते हैं कि यह प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश जब किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो वह घटना मतलब गई, टकराई और परिस्थितिवश उसको लौटना पड़ गया। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर जो लौटना है वो परावर्तन कहलाता है।
इसी तरीके से कक्षा 9 में एक चैप्टर बनाया गया है ध्वनि का परावर्तन। जैसे कुएं में मैं चिल्लाऊं तो मेरी आवाज सुनाई देगी, बंद कमरे में चिल्लाऊं तो मेरी आवाज सुनाई देगी। तो मेरी आवाज दीवार से टकरा रही है और दीवार से टकरा के पुनः मुझे सुनाई दे रही है, वह ध्वनि लौट रही है। तो ध्वनि लौटेगी तो ध्वनि का परावर्तन, प्रकाश लौटेगा तो उस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। सामान्यतः किससे होगा? सामान्यतः तो अपारदर्शी वस्तु से होगा। क्या अल्प पारदर्शी में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? थोड़ा ही तो पार गया था, बाकी सब तो लौटा ही होगा या अवशोषित हुआ होगा। हम अवशोषण को खत्म माने तो थोड़ा पार गया तो आधा से ज्यादा लौटा होगा, या कुछ इसी तरीके से 20% इधर तो 80% उधर। अगर 80% पार हुआ होगा तो अल्प पारदर्शी ने 20% लौटाया होगा। तो परावर्तन किससे होता है यह कहना तो बड़ी सावधानी से होगा कि वह केवल अपारदर्शी से होता है। अपारदर्शी से पूर्ण रूप से होता है। हो किससे सकता है? सबसे हो सकता है। कांच पारदर्शी है, लेकिन माना जाता है कि कांच से भी कुछ न कुछ किरणें टकरा के लौटती हैं। पानी पारदर्शी माना जाता है, पानी से भी टकरा के प्रकाश किरणें लौटती हैं। कोई कहे सर अच्छा बताइए कैसे करेंगे? जिसमें भी आपकी फोटो दिख जाए, फोटो दिखना, किसी भी फोटो मतलब किसी भी वस्तु का दिखना, ठीक है ना? तो आप कोई भी वस्तु देखते हैं किसके कारण? परावर्तन के कारण। खरगोश के कारण जो गया था शेर, वह अगर अपनी फोटो देख रहा है वहां पानी में, तो इसका मतलब पानी भले ही पारदर्शी है लेकिन परावर्तन वहां हुआ होगा। क्यों हुआ? क्योंकि वह अपनी फोटो देख रहा है। अगर आपको अपनी फोटो दिखाई दे रही है तो इसका मतलब वह भले ही पारदर्शी में आए, अल्प पारदर्शी में आए या किसी में आए, लेकिन वहां परावर्तन की घटना हो रही है। किसी भी वस्तु का देखना, ये मुख्य पॉइंट है। क्या? कि किसी भी वस्तु को हम क्यों देखते हैं? प्रकाश की बहुत सारी घटना मैंने आपको गुण में लिखाई थी, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। तो पूछता है प्रश्न, है ना, सामान्य तौर पर कि कोई भी वस्तु हमें किस गुण के कारण, प्रकाश के किस गुण के कारण कोई वस्तु में दिखाई देती है? तो वहां उत्तर होगा परावर्तन के कारण ही कोई वस्तु हमको दिखाई देती है। तो शेर ने अपना चेहरा देखा, इसका मतलब वहां परावर्तन हो रहा है। अगर मैं शीशे, कांच की बनी दीवार में देखूं अपने आप को, मुझे कभी कभी, है ना, चेहरा दिखाई दे जाता है, इसका मतलब परावर्तन वहां भी हो रहा है। जो लोग दर्पण इस्तेमाल करते हैं, दर्पण में आपका चेहरा दिख रहा है, इसका मतलब प्रकाश का परावर्तन उसके द्वारा भी हो रहा है। मुझे सामने से कोई चीज दिख रही है, कोई भी सामने बैठा हो, खड़ा हो, वस्तु हो, मुझे दिखाई दे रही है, तो वो परावर्तन के कारण। तो परावर्तन क्या है? प्रकाश किरण का किसी भी सतह से टकराकर लौटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। ध्वनि लौटेगी टकरा के, तो ध्वनि का परावर्तन, प्रकाश टकरा के लौटेगा, तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए हम लोग धारणा बना लिए होंगे, अब परिभाषा भी लिखने का समय आ गया। ठीक है, हेडिंग लिखिएगा परावर्तन और उसमें लिखिए प्रकाश का किसी सतह, सतह पारदर्शी, अपारदर्शी, अल्प पारदर्शी, कुछ भी हो, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना, किसी सतह से टकराकर वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाती। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है।
थोड़ा वाक्य दुरुस्त किया हमने। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, टकरा के बस लौट जाए। अच्छा एक बात बताएं आपको, कुछ किताबों में लिखा हुआ है किसी चिकनी सतह। चिकनी होना जरूरी नहीं, ध्यान रखेंगे। चिकनी कब जरूरी होता है वह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमारी परिभाषा आपको यही है कि प्रकाश बस टकराए और लौट जाए। किससे टकराया उससे हमको मतलब नहीं, बस टकरा के लौट जाए तो समझ जाइए प्रकाश का परावर्तन हो चुका है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं आगे परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, परावर्तन की घटना कैसे होती है, उसमें कुछ शब्दावलियां हैं जिनसे आपको परिचित होना चाहिए। मैं उसका एक सामान्य चित्रण कर देता हूं। ये एक सतह है, मान लीजिए ये कांच की प्लेट है। ये क्या है, कांच की प्लेट। प्लेट में हमने एक तरफ पॉलिश कर दिया। पॉलिश माने पेंट कर दिया। तो ये जो तल है जिधर आपने पॉलिश कर रखी है, इसका नाम हो गया पॉलिशदार तल। पहले क्या थी ये, पहले थे ये कांच की प्लेट। पॉलिश क्यों कर दिए, न करते। पॉलिश क्यों किए इस पे भी सुन लीजिए। कांच कैसी होती है, कांच होता है पारदर्शी। तो पारदर्शी होता तो प्रकाश किरण पार चली जाती है ना। हम पार नहीं ले जाना चाहते हैं, हम उसको लौटाना चाहते हैं, है ना। तो लौटाना चाहते हैं तो कांच से तो काम नहीं बनेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, अगर पॉलिश कर देंगे तो प्रकाश किरण पार नहीं जा पाएगी। जैसे कांच हो, एक तरफ हम पॉलिश कर दें तो आप उस साइड देख पाएंगे, अपना चेहरा देख पाएंगे। जो इस साइड है उस साइड क्या है, उसके पीछे क्या है, आप नहीं देख पाएंगे, है कि नहीं। तो कांच से बात नहीं बनने वाली थी, हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया। पॉलिश कर देने से उसका नाम बदल गया, वह कांच की जगह क्या हो गया, दर्पण हो गया। ठीक है, तो जिधर पॉलिश करते हैं वो तल कैसा हो जाता है, पॉलिशदार तल। और चूंकि यहीं से प्रकाश किरण टकरा के लौटने वाली है, यही परावर्तन की घटना के लिए जिम्मेदार तल है, इसलिए इस तल का नाम होगा परावर्तक तल। जैसे आपकी हथेली होती है, इसमें एक ये है ना, सफेद सफेद, एक ये थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट, जो भी जिसका हो, लेकिन ये तो एकदम प्लेन है ना, लालिमा लिए हुए एकदम सफेद रहता ही है। तो इसको समझिए कि ये पॉलिश हो गई और ये है आपका परावर्तक तल। ठीक है ना। तो जैसे मेरे हाथ में दो तल हो गए, एक ये और एक ये, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पे दोनों का नाम है, जिसमें आप पॉलिश करेंगे वो पॉलिशदार तल हो गया, और जिससे परावर्तन की घटना घटित होने वाली है वह तल कहलाएगा आपका परावर्तक तल। ठीक है, तो दो तल की परिभाषा हो गई इसके अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, अभी परिभाषा लिखना है। फिर मैंने कहा था प्रकाश में केवल एक किरण का इस्तेमाल होता है, बहुत होगा तो दो किरण। चलिए, एक किरण आ रही है, आई किरण आ रही ना, तो जो किरण आई और गिर गई उसका नाम है आपतित किरण। ठीक है ना। ये जो तीर का निशान मैंने ब्लू कलर से किया हुआ है, ब्लू मार्कर से, वही बता दे रहा है कि आएगा कि जाएगा, किरण आ रही है कि जा रही है। तो परावर्तक तल, ये ऊपर वाला परावर्तक तल है, तो परावर्तक तल की ओर आने वाली किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण। जिस बिंदु पर आती है, किसी बिंदु पर आएगी,
उसे कहा जाता है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहा जाता है आपतन बिंदु। 4 परिभाषा हो गई। जिधर पालिश करेंगे पालिशदार तल, जिधर से परावर्तन की घटना होगी परावर्तक तल, परावर्तक तल की तरफ जो किरण आएगी उसका नाम आपतित किरण, और जिस बिंदु पर आएगी उस बिंदु का नाम क्या, आपतन बिंदु। फिर इस बिंदु से किस बिंदु से, आपतन बिंदु से इस परावर्तक तल के लंबवत एक रेखा खींची जाती है। यहां से भी खींच सकते हैं, नहीं, कहां से खींचना, आपतन बिंदु से खींचना। कैसे खींचना, ऐसे खींचना कि ये जो परावर्तक तल है उससे 90 अंश का कोण बनाए, है ना, और इसका नाम हो जाता है अभिलंब। 5वीं परिभाषा हो गई। अब प्रकाश किरण आ तो चुकी ही है, पार नहीं जा सकती। कांच होती पारदर्शी तो प्रकाश पार हो जाता, अभी पॉलिश कर रखे हैं, पार नहीं जा सकती, लौटना मजबूरी है। प्रकाश किरण अब लौटने की मजबूरी के कारण लौट रही है। परावर्तन की घटना घटित हो गई, परावर्तन की घटना घटित हो चुकी है। अब यह जा रही है, लौट रही है, परावर्तन के बाद लौट रही है। इस किरण का नाम परावर्तित किरण है, क्योंकि परावर्तन के बाद जाती है। ठीक है। 6 परिभाषा। अभिलंब से 2 कोण बन रहे हैं। ये जो अभिलंब है इससे एक कोण आपतित किरण बना रही है और एक कोण बना रही है परावर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा, कहां से, अभिलंब से। तो अभिलंब के एक ओर आपतित किरण है और दूसरी ओर है परावर्तित किरण। तो आपतित किरण एक कोण बनाती है, परावर्तित किरण दूसरा कोण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। और किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। क्यों आई से प्रदर्शित करते हैं, इस पे अभी चर्चा कर लेंगे परिभाषा लिखते समय। तो मैंने कहा अभिलंब आपतित किरण के साथ एक कोण बना रहा है जिसको आपतन कोण कहते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब परावर्तित किरण के साथ भी एक कोण बनाता है, उस कोण का नाम है परावर्तन कोण और उसे प्रदर्शित किया जाता है आर से। आर से क्यों, क्योंकि परावर्तन की अंग्रेजी है रिफ्लेक्शन, इसलिए उस एंगल को, रिफ्लेक्शन एंगल को, परावर्तन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। कितनी परिभाषा, 8। 2 तल की, जिसपे पालिश किए पालिशदार तल, जिससे परावर्तन की घटना हुई परावर्तक तल, परावर्तक तल की तरफ जो आई किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर आई आपतन बिंदु, उस बिंदु से तल के लंबवत खींची जाने वाली रेखा अभिलंब, और वापस जाने वाली जो किरण है उसका नाम क्या है, परावर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना, परावर्तन की परिभाषा लिखनी और फिर आपको हेडिंग लिखना है परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है। जब परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं लिखिएगा तो चित्र जो बनाइएगा बहुत ही बढ़िया बनाइएगा। ठीक है। चित्र बहुत सलीके से बनाइएगा। आप लोग पेंसिल पटरी का इस्तेमाल करेंगे, है ना, बाकायदे से सभी चीजें स्पष्ट रहें, इस स्वरूप में आप चित्र बनाएंगे। और चित्र में ये जो मैंने अक्षर लिख रखे हैं ABCDMN, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। मैं इसकी परिभाषाएं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। एक बार इन सब चीजों को समझा दूंगा, फिर परिभाषा लिखा दूंगा, तो परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं वाला विभाग क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। जरूरी चीज है, इसको ध्यान में रखेंगे।
खूब मन लगा के पढ़िए, खूब उत्साह के साथ पढ़िए, थोड़े पढ़िए, थोड़े ही खाइए, लेकिन जो भी पढ़िए, जो भी खाइए, जो भी पहनिए, सब व्यवस्थित होना चाहिए। इसी उम्मीद, आशा, विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त होती है। धन्यवाद, नमस्कार।